नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। कई बार ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो चतुर या धूर्त व्यक्ति होता है, वो अपने मुँह की खाता है। यानी उसकी जब वो बेइज़्ज़ती होती है, तो बहुत ज़्यादा भारी बेइज़्ज़ती होती है। यही हाल हुआ है खुद को भारत की राजनीति का, चुनाव राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी समझने वाले प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की और उसके तहत ये मांग की गई थी कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली या नियमों को तोड़ा गया है। इस याचिका की सुनवाई के लिए इसको सामने लाया गया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ के सामने, तो सीजेआई ने बहुत बुरी फटकार लगाते हुए प्रशांत किशोर के वकील को कहा कि जब तुम्हें जनता ने नकार दिया है तो तुम यहां पर आ गए हो चुनाव को रद्द कराने के लिए। जनता ने तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है। जनता ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है और अब तुम चाहते हो कि पूरे प्रदेश का चुनाव रद्द कर दिया जाए। इसके बाद प्रशांत किशोर के वकील ने तमाम बातें कही और ये कहा कि हम जो ये मुद्दा उठा रहे हैं वो खैरात की राजनीति यानी फ्रीबीज को लेकर है। इस पर पीठ ने कहा कि इसके ऊपर पहले से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर विचार चल रहा है और हम उस पर सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर वो मामला यहाँ कैसे बनता है। यहाँ आप चुनाव को रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो फिर जस्टिस जयमाल्या बागची ने पूछा कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वो सेक्शन बताइए जिसके तहत किसी भी चुनाव को पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है। अगर आपको किसी प्रतिनिधि विशेष के चुनाव पर आपत्ति है तो आपको हर प्रतिनिधि के लिए खिलाफ सबूत देने पड़ेंगे, आरोप लगाने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि आप ये याचिका वापस ले लें, और प्रशांत किशोर के वकील ने उस याचिका को वापस ले लिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह सुझाव भी दिया कि अगर आपको फ्री बीज वाले मुद्दे पर कोई आपत्ति है, चूंकि सबसे बड़ा यहाँ कारण बताने की कोशिश की गई थी या जो सबसे बड़ा आरोप लगाया था जनसुराज पार्टी की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से, वो ये था कि बिहार चुनाव से पहले करीब 25 से 30 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जो कि सीधे तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का एक तरीके से उल्लंघन है। भारत के संविधान के तमाम जो सेक्शंस हैं उनका उल्लंघन है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको फ्री बीज पर आपत्ति है, अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर आपत्ति है, तो फिर आप हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। चूंकि ये पूरे देश के या अन्य किसी राज्य का मामला नहीं है, उसी राज्य से संबंधित मामला है, तो हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। अब इस फटकार के बाद में जनसुराज के नेता या फिर कहें कि अपने आप को बहुत बड़ा चुनावी गणतज्ञ मैनेजर मानने वाले जो प्रशांत किशोर हैं, उनको अपनी औकात तो पता चल ही गई है। वो ये मान के चल रहे थे कि शायद इस याचिका के बाद जब सुनवाई शुरू हो जाएगी तो फिर से मैं पब्लिक की नजर में आ जाऊंगा, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने उठाया भी है कि आप अब दोबारा से पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हो और इसकी हम सुनवाई नहीं करेंगे। जिसके बाद माफी मांगते हुए जो वकील है उसने याचिका को वापस ले लिया और याचिका वापस लेने की वजह से खारिज कर दी गई। अब ये जो सवाल उठाए गए हैं वो वास्तव में सवाल तो हैं, क्योंकि हमारे देश में जहां पर एक फिस्कल डिफिसिट चलता है, घाटे का बजट चलता है, और तमाम राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां जो सत्ता में होती हैं वो भी और जो सत्ता में नहीं होती है वो भी हजारों लाखों करोड़ रुपए के बजट वाली ऐसी घोषणाएं करती हैं जो अंतिम तौर पर राज्य के बजट पर बहुत बुरा असर डालती हैं अगर उनमें से कोई पार्टी जीत जाती है तो। फिर दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो वायदे किए जाते हैं, इन वायदों के पूरे न होने पर वोटर्स क्या कर सकता है।
क्या ये सीधे तौर पर वोटर को रिश्वत का ऑफर नहीं है? हालांकि पिछले दिनों जब भी इस तरीके की सुनवाइयां हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में डाल दी थी और ये कहा था कि चुनाव आयोग इस पर विचार करे। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पुरानी एक आदत है कि जब भी कोई न्याय का मामला आता है तो फिर वो दूसरी संस्थाओं की तरफ गेंद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन जब उन्हें किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष समूह को लाभ देना होता है तो फिर वो संविधान को भी ताक पर रखकर उस पर फैसला सुना देते हैं, चाहे उससे संवैधानिक संशोधन का ही खतरा क्यों ना उत्पन्न हो जाए, संवैधानिक संकट क्यों ना उत्पन्न हो जाए, उससे वो हिचकते नहीं है। ये जो मामला है, हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से जो याचिका थी तो वो तो पूरी तरीके से निराधार ही थी, लेकिन जो प्रश्न है जिसको उठाने की कोशिश इस याचिका में भी की गई कि जो फ्री बीज वाला मामला है उस पर निश्चित तौर पर पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए जिससे ये तय हो सके कि जो पार्टियां हैं वो जो चुनाव में वोटरों को लालच देती हैं उसकी सीमाएं क्या हैं। इसके ऊपर तमाम पिछली बार चर्चा में ये बातें भी उठी थी कि जो भी इस तरीके के वादे किए जाते हैं वो पार्टियां बताएं कि उसके लिए वो फंड कहां से लाएंगी और अगर वो फंड यूज होगा तो फिर क्या राज्य के दूसरे कामों में खर्च होने वाला जो बजट का पैसा है वो उससे प्रभावित नहीं होगा। इसका परिणाम ये होता है कि जिन राज्यों में इस तरीके की स्कीमें चलती हैं वो राज्य कर्ज के बोझ में दब जाते हैं पूरी तरह, जैसा पंजाब के मामले में देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश के मामले में देखने को मिल रहा है कि वहां पर सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं है और वो लोग केंद्र से गुहार लगाते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में इस तरीके की समस्याएं बहुत पहले से हैं और ये जो खैरात की राजनीति है हमारे देश में, इसको सही रूप से और प्रभावी रूप से सबसे पहले इसका लाभ उठाने का काम किया था एनटीआर ने। उन्होंने 80 के दशक में 2 रुपए किलो चावल के नाम पर आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे, जबकि वास्तव में वो एक अभिनेता थे और अभिनेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता थी और उसको लुभाने के लिए, बुनाने के लिए उन्होंने इस तरीके की घोषणा की थी। उसके बाद ये पूरे देश में ये जो खैरात की राजनीति है धीरे धीरे खूब चल रही थी। बाद में दिल्ली में केजरीवाल ने इसको खूब बुनाया, फिर ये दूसरे राज्यों में भी कई पार्टियों ने इसे बुलाया है। इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियां इसको बुनाकर कई बार सत्ता प्राप्त कर चुकी हैं। यानी इस मामले में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो खुलकर ये कहे कि हम इस खैरात की राजनीति का विरोध करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे सिद्धांत तो बना नहीं रखे हैं, कोई बहुत अच्छे नेता भी उनके पास नहीं है जिनके ऊपर जनता आंख बंद करके वोट देती हो। इसलिए जनता को लालच देने के लिए इस तरीके की स्कीमें सामने लाई जाती हैं, पर इसके दुष्परिणाम लोगों को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जो पड़ोस में दूसरा प्रदेश होता है वहां के जो लोग होते हैं उनको ऐसी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। फायदा केवल वहां मिलता है जहां चुनाव होता है, जैसे कि बिहार में हुआ। बिहार में जो महिलाएं थी उनको 10,000 रुपए मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली या झारखंड में रहने वाली महिलाओं के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। उसी तरीके से जब दिल्ली में केजरीवाल ने घोषणा की थी महीने का जो फ्री देने की, वो वही घोषणा कांग्रेस ने भी की, वही घोषणा बीजेपी ने भी की। वही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में सभी पार्टियों ने लगभग समान रूप से महिलाओं को एक मासिक भत्ता देने की बात की। ये जो सारी की सारी योजनाएं हैं ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो असंवैधानिक ही कही जा सकती है, क्योंकि चुनावों में रिश्वत देना साफ तौर पर इसका मना ही है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसको रिश्वत नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे मामलों को टाल चुका है या खारिज कर चुका है, इसकी वजह से ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं
और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो केजरीवाल ने तो पहले लालच दे रखा था तो वो जीत जाता। यानी यहाँ एक पार्टी अगर ऐसी खैरात दे रही है तो दूसरी पार्टी को भी ऐसी ही और उससे बड़ी खैरात देने की घोषणा करनी पड़ती है। वो अलग बात है कि कोई पार्टी इसको पूरा कर पाती है और कोई पूरा नहीं कर पाती है या पूरा करती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है एक बार चुनाव में वोट मिल गया, सरकार बन गई तो फिर उनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसको लेकर कोई वोटर या वोटरों का समूह कोर्ट में भी नहीं जा सकता है कि उनसे ये वायदा किया गया था, इसके बदले में उन्होंने वोट दिया और अब उनका वायदा पूरा कराया जाना चाहिए। पंजाब में ये खूब देखने को मिल रहा है, वहां पर पहले महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने की बात की गई थी, लेकिन आज तक सभी महिलाओं को ये पैसा देने की दिशा में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। तो इस तरीके की जो घोषणाएं हैं उन पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को एक स्पष्ट कानूनी निर्णय देना चाहिए कि क्या ये रिश्वत की श्रेणी में आती है, और अगर आती है तो फिर इसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर होना चाहिए, चुनाव किसी पार्टी की विश्वसनीयता के आधार पर होना चाहिए, चुनाव उस पार्टी के नेताओं की ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के आधार पर होना चाहिए, न कि कोई पार्टी चुनाव में वोटरों को कितनी ज्यादा खैरात परोस रही है इसके आधार पर होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सिद्धांत तो यही होना चाहिए कि वो पार्टी इस तरीके की घोषणाएं, चाहे सत्ताधारी पार्टी है या जो विपक्ष की पार्टी है, वो नहीं कर सके और सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, अच्छी गवर्नेंस के वायदे के आधार पर ही चुनाव लड़े जाने चाहिए। ये प्रश्न तो वास्तविक है, लेकिन जिस तरीके से इस प्रश्न की आड़ में पूरे के पूरे चुनाव को ही रद्द कराने की मांग की गई थी जनसुराज पार्टी के द्वारा, वो पूरी तरीके से गलत थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करके उन्हें फटकार लगाने का काम किया है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।